फ्रेंड्स, नमस्कार। आप हेडलाइन देख सकते हैं, बम्पर वैकेंसी फॉर एसबीआई सीबीओ 2023-24। तो एसबीआई लगातार खुशखबरी पे खुशखबरी दे रही है। एक तो पहले क्लर्क उसने निकाला, अब जो है सीबीओ के लिए वैकेंसी निकाला है। क्लर्क तो सभी वो फ्रेश कैंडिडेट के लिए है जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ये सीबीओ पके पकाए कैंडिडेट के लिए है जो बैंकिंग सेक्टर में ऑलरेडी है। कोई आईबीपीएस के थ्रू गए हैं या कोई प्राइवेट सेक्टर बैंक में काम कर रहे हैं, कोई आरआरबी में काम कर रहे हैं, लेकिन उनका एक ड्रीम है कि हमको एसबीआई में जॉब करना है। तो उस ड्रीम को पूरा करने के लिए एसबीआई ने लगातार चौथे साल 5280 वैकेंसी सीबीओ के लिए दिया है। तो आप सभी कैंडिडेट जो एज एन ऑफिसर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक में या एनी आरआरबी में काम कर रहे हैं, लेकिन वो जो भी बैंक है वो आरबीआई के सेकेंड शेड्यूल में लिस्टेड होना चाहिए। उन बैंकों में अगर आप काम कर रहे हैं तो आपके पास सुनहरा मौका है अपने आप को एसबीआई में स्विच करने का। और एक अच्छा एसबीआई जो है आपके सैलरी को भी सर्व कर रही है। ऐसा नहीं है कि आप 2 साल एक्सपीरियंस लेकर के आ रहे हैं तो सैलरी आपकी कम हो जाएगी। सैलरी में भी आपको 2 इंक्रीमेंट दे रहा है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इसमें कौन भर सकता है, इसको कौन से कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक में आप काम कर रहे हैं या आरआरबी में काम कर रहे हो एज एन ऑफिसर, और आपका टोटल एक्सपीरियंस 2 साल या उससे अधिक का हो, कम से कम 2 साल का होना चाहिए। और ये 2 साल जो काउंट होगा वो 31/10/2023 के डेट के अनुसार काउंट होगा। मतलब 31 अक्टूबर 2023 तक आपका एक्सपीरियंस जो है बैंकिंग सेक्टर में एज एन ऑफिसर 2 साल का होना चाहिए, तभी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। अब अन्य मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं कि ये फॉर्म भरने के लिए जो है डेट क्या है। तो कल से ये शुरू हो रहा है, 22/11/2023 से 12 दिसंबर 2023 आखिरी डेट है। इन डेटों के बीच आप जब भी चाहे फॉर्म भर सकते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको समझ में आ गया, एक्सपीरियंस होना चाहिए 2 साल का एज एन ऑफिसर। अब सबसे पहले हम लोग एज की बात कर लेते हैं। तो एज जो है आपका 31/10/2023 तक के अनुसार काउंट होगा और इसमें मैक्सिमम 30 साल आपका उम्र होना चाहिए, 21 से 30 के बीच होना चाहिए। मतलब अगर आपका जन्म 1/11/1993 के बाद हुआ है और 31/10/2002 के पहले हुआ है, इन दोनों डेट के बीच में है इंक्लूडिंग ये डेट, तो आप एसबीआई सीबीओ का फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको एक्सपीरियंस है एज एन ऑफिसर बैंक में 2 साल का इस डेट तक, ठीक है। तो ये बात हो गई एक्सपीरियंस की और एज की। अब इसमें हम बात करते हैं पहले डॉक्यूमेंट की कि सीबीओ का फॉर्म भरने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं। तो डॉक्यूमेंट आप जान लीजिए, एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगता है इसमें। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो पिछले ऑर्गेनाइजेशन में आपने काम किया है। अब कोई जरूरी नहीं है एज एन ऑफिसर प्राइवेट बैंक में लोग क्या करते हैं कि एक बैंक से दूसरे बैंक में स्विच करते हैं। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस आपका 2 साल का होना चाहिए। अगर आपने 1 साल इस बैंक में किया और 1 साल दूसरे बैंक में किया तो टोटल काउंट होगा 2 साल। तो आपको प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन से अपना, अगर आपने बैंक में काम करना छोड़ दिया उस बैंक में और इस बैंक में 6 महीना से काम कर रहे हैं, तो प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन और जो वर्तमान में काम कर रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन से आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, जो प्रीवियस मतलब जो लास्ट में जिसमें काम कर रहे हैं उससे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको इशू कराना है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको लगेगा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ठीक है, ये आपको चाहिए। अब इस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में एक बात यहाँ ध्यान देना है कि आरबीआई का जो ऑफिसर ये जो होता है JMGC1 जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड वाला जो ऑफिसर होता है, जो मतलब सीबीओ बनेगा, सीबीओ 6 महीने के प्रोबेशन के बाद ये JMGC1 बनता है। तो इसके लिए ऑफिसर के लिए जो एक्सपीरियंस या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, एक्सपीरियंस जिस टाइप का एक्सपीरियंस चाहिए वही आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में वही उसी टाइप का रोल वगैरह आदि होना चाहिए। तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, उसके बाद एक रिज्यूमे आप अपना बना लेंगे जिसमें कि आपका नाम वगैरह ये सब, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये सारा चीज होना चाहिए। तो ये दोनों तो सबसे ज्यादा जरूरी है। उसके बाद आपका डिग्री का सर्टिफिकेट हो गया और फॉर्म वगैरह आप भरेंगे। तो अब हम बात करते हैं
थोड़ा सा विस्तार से बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसमें पहले वैकेंसी देख लेते हैं। इसमें कंडीशन क्या है कि आप एक ही सर्किल से भर सकते हैं और अलग अलग सर्किलों से वैकेंसी निकली है। अगर बात करें तो अहमदाबाद सर्किल से निकला है जिसमें कि टोटल 430 वैकेंसी है। इसमें आपका गुजरात, दादर नगर हवेली और दमन एंड दीव ये सारे स्टेट और यूटी कवर होते हैं अहमदाबाद सर्किल में, और वहां से टोटल 430 वैकेंसी निकला है। लेकिन लैंग्वेज आपको गुजराती आनी चाहिए। अगर गुजराती आपको नहीं आती है तो आपको एलपीटी देना होगा मेंस के बाद। उसके बाद अमरावती जो आंध्र प्रदेश में है वहां से 400 वैकेंसी है। तेलुगु वहां का लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, अगर नहीं आती है तो एलपीटी आपको देना है। बेंगलुरु वहां से 380 वैकेंसी है, और इसमें जो है कर्नाटका, बेंगलुरु कर्नाटका का राजधानी आपको पता है। भोपाल सर्किल से फिर से 450 वैकेंसी आया है। भोपाल में आपका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्य आता है। मतलब भोपाल सर्किल से आपका सिलेक्शन होता है तो आपको छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश दोनों राज्य में से कहीं भी पोस्टिंग मिल सकती है। उसके बाद चंडीगढ़ सर्किल से जो है 300 वैकेंसी आया है। चंडीगढ़ सर्किल में आपका जो है जम्मू एंड कश्मीर है, लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है और पंजाब है। इन सभी राज्यों में आपको जॉब करने का मौका मिलेगा। इसमें जो है उर्दू, हिंदी और पंजाबी लोकल लैंग्वेज है, तो हिंदी है, पंजाबी है, तो इस तरह से आप लैंग्वेज अपना देख लेंगे। चेन्नई से आपका 125 वैकेंसी निकला जिसमें तमिलनाडु और पुदुचेरी कवर है। नॉर्थ ईस्ट से बात करें तो नॉर्थ ईस्ट के जो 7 राज्य हैं, असम, अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, उनसे 250 वैकेंसी है। उसके बाद हैदराबाद से आपका तेलंगाना जिसकी राजधानी है, हैदराबाद जो कि तेलंगाना की जो है राजधानी है, वहां से 425 वैकेंसी निकली है। इसमें तेलुगु जो है लोकल लैंग्वेज है। उसके बाद जयपुर से आपका 500 वैकेंसी निकला है, राजस्थान, यहाँ हिंदी लोकल लैंग्वेज है। लखनऊ उत्तर प्रदेश से आपका 600 वैकेंसी निकला है, यहाँ पे हिंदी और उर्दू लोकल लैंग्वेज है। कोलकाता से आपका 230 वैकेंसी निकला है, इसमें वेस्ट बंगाल, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, सिक्किम ये तीनों कवर है स्टेट और यूटी। महाराष्ट्र से आपका जो है 300 वैकेंसी निकला है, इसमें महाराष्ट्र और गोवा कवर है। और मुंबई मेट्रो से आपका महाराष्ट्र मुंबई मेट्रो सर्किल से जो है 90 वैकेंसी निकला है। न्यू दिल्ली से जो है 300 वैकेंसी निकला है जिसमें कि आपका दिल्ली, उत्तराखंड, हरियाणा और उत्तर प्रदेश कवर है। और तिरुवनंतपुरम जिसमें कि केरला और लक्षद्वीप राज्य, केरला और यूटी लक्षद्वीप आता है, उससे 250 वैकेंसी है। तो टोटल वैकेंसी क्या है तो 5280 वैकेंसी है। इसमें से 787 शेड्यूल कास्ट के लिए, 388 जो है वो शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, 1421 ओबीसी के लिए, थर्ड बैकवर्ड क्लासेस के लिए, 527 ईडब्ल्यूएस के लिए और 2157 वैकेंसी जो है वो जनरल के लिए। ओवरऑल 5280 वैकेंसी है। अच्छी खासी वैकेंसी है, इसको हम कम नहीं कहेंगे। अब तक की ये तो मैक्सिमम वैकेंसी है। तो इसमें जो है इन वैकेंसी में एक बात आप याद रखें कि सीबीओ में जो नियम है कि आप जिस सर्किल से भरेंगे उसी सर्किल में अगर आपका चयन हो जाता है, फाइनल चयन हो जाता है, तो 12 साल तक उसी सर्किल में आपको काम करना होगा, या स्केल 4 जो बाद में होता है। अगर मान लीजिए आप स्केल 4 पहले बन जाते हैं, 12 साल बाद में होता है, तो 12 साल बाद ही आप इंटर सर्किल ट्रांसफर, कॉर्पोरेट सेंटर ट्रांसफर आदि के लिए एलिजिबल होंगे, उससे पहले नहीं होंगे। या 12 साल आपका हो गया लेकिन आपका स्केल 4 तक प्रमोशन नहीं हो पाया, तो जब तक आप स्केल 4 नहीं बन जाते हैं तब तक आप इंटर सर्किल ट्रांसफर के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। इस बात को आप याद रखेंगे फॉर्म भरते समय। तो स्टेट का अपना देख लेंगे जो जिस स्टेट से है, और अगर वही उसी अपने ही राज्य में अपने ही घर में काम करना चाहते हैं तो उस हिसाब से वो अपना देख लेंगे, क्योंकि यहाँ पर कहीं कोई रोक टोक नहीं है, आप जहां से चाहे वहां से जॉब कर सकते हैं। लेकिन ये कंडीशन को याद रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं एग्जाम पैटर्न का। तो एग्जाम पैटर्न जो है इसमें कोई प्री नहीं है, एक एग्जाम होगा मेंस और उसमें डिस्क्रिप्टिव भी है और फिर आपका इंटरव्यू होगा। अब मेंस जो होगा जो कि जनवरी के मिड में लगभग मान के चलिए होगा,
तो उसमें जो है आपका बैंकिंग नॉलेज, जो आप जनरल में बैंकिंग में काम कर रहे हैं अभी, उसी पे जैसे कि चेक वगैरह आदि का यूज होता है, तो आपको जो है एनआई एक्ट का जानकारी होना चाहिए, केवाईसी का जानकारी होना चाहिए, एमएल फटका इन सब का जानकारी होना चाहिए। मतलब जनरल बैंकिंग जो रूल रेगुलेशंस हैं उसकी जानकारी होनी चाहिए। और जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस या नॉलेज जो दूसरा सेक्टर है जो कि इसमें लिखा है जनरल अवेयरनेस और इकोनॉमी, इसमें आप ध्यान रखेंगे कि इसमें आरबीआई का सर्कुलर ज्यादा पूछा जाता है। तो आप लोग अपने में एक हैबिट बना लेंगे कि आरबीआई के वेबसाइट पर 2 से 3 दिन में एक बार गए और वेबसाइट पर जो नए अपडेट जो कंज्यूमर कॉर्नर पे जो मतलब पब्लिक के लिए होता है, उस कॉर्नर में जाकर आप देख सकते हैं कि क्या क्या नया अपडेट आया है। मैं उस पर वीडियो लगातार बनाऊंगा जो भी आरबीआई का अपडेट आएगा। उसके बाद बैंकिंग नॉलेज के लिए भी मैं एनआई एक्ट वगैरह आदि पर जो है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, आरबीआई एक्ट 1924, इन सभी पर बात करूंगा, आपको बताऊंगा। साथ ही साथ आप खुद भी उसको तैयार करेंगे। उसके बाद इसमें कंप्यूटर एप्टीट्यूड लिखा रहता है, लेकिन 2 बार मैंने एग्जाम दिया है, 2021-22 में और 22-23 वाला। तो उसमें क्या है कि कंप्यूटर पूछा नहीं गया, रीजनिंग पूछा गया है। तो मैं तो यही सलाह दूंगा कि आप रीजनिंग को भी तैयार करें और कंप्यूटर को भी तैयार करें और इंग्लिश लैंग्वेज। अब एग्जाम का लेवल का अगर बात करें तो लेवल जो है इंग्लिश और ये रीजनिंग का, इंग्लिश और रीजनिंग का आप एसबीआई पीयू प्री का लेवल मान सकते हैं, उसी लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत टफ क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाता है। और बैंकिंग नॉलेज और ये आरबीआई का सर्कुलर आदि अगर आप नहीं देखेंगे तो हवा नहीं लगेगा फिर बैंकिंग नॉलेज में, क्योंकि थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन होता है, तो इसके लिए आपको तैयार रहना है। तो ये बात हो गई एग्जाम पैटर्न की। तो आप एग्जाम के लिए रीजनिंग के लिए जो रीजनिंग का प्रैक्टिस कर सकते हैं पीओ के प्री लेवल का। उसके बाद इंग्लिश के लिए पीओ के प्री लेवल का इंग्लिश का प्रैक्टिस कर लीजिए, ये दोनों आपका पूरा हो जाएगा। बैंकिंग नॉलेज के लिए आप बैंकिंग के जो बेसिक्स आप काम कर रहे हैं, साथ ही साथ ये एक्ट वगैरह उसको देख लें, जैसे एनआई एक्ट हो गया, आरबीआई एक्ट हो गया, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट हो गया, एम्बुड्समैन हो गया, इन सभी को आपको देखना पड़ेगा। और आरबीआई का सर्कुलर, जैसे कि केवाईसी पर क्या है, ठीक है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग पर क्या है, इन सभी को थोड़ा विस्तार से आपको देखना होगा, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा डीप में पूछा जाता है। और वहीं आप लीड करेंगे जब आप उसको अच्छे से पढ़ के जाएंगे, तो नहीं तो बता नहीं पाएंगे। अब लो रिस्क, मीडियम रिस्क, हाई रिस्क, ये क्या होता है, कितने साल में लिया जाता है केवाईसी, तो इन सब चीजों की जानकारी के लिए आपको उसको देखना होगा। बाकी मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है एग्जाम का, उसके अनुसार मैं आपको वीडियो दूंगा बना के, तो क्या जो कि आपको हेल्प करे एग्जाम में। तो एग्जाम पैटर्न और क्या कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया, सर्किल बता दिया। अब देखिए इसमें जो और कुछ बताने लायक जो है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। 50 नंबर का आपका डिस्क्रिप्टिव का पेपर होगा, जिसमें एक ऐसे और एक लेटर पूछा जाएगा। तो ऐसे लेटर सामान्य पूछे जाते हैं, बहुत टफ नहीं होता है, 30 मिनट का आपको समय मिलेगा, आप आसानी से उसको, अगर आपका ठीक ठाक टाइपिंग कर लेते हैं तो आराम से लिख देंगे। टोटल आपका 120 नंबर का ये रिटर्न होगा, 50 नंबर का आपका डिस्क्रिप्टिव होगा, 170 का, और 50 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा। और इसको जब ओवरऑल कट ऑफ डिसाइड होगा तो 75:25, मतलब 75% आपके मेंस के मार्क्स लिए जाएंगे और 25% इंटरव्यू के। तो ये पैटर्न है एग्जाम का, और इस तरह से आपका सिलेक्शन होगा। एक बात और जान ले कि अगर एक बार आपका सीबीओ में चयन हो जाता है, तो फिर अगर अगले साल वैकेंसी निकलेगा सीबीओ में, अगर मान लीजिए किसी और सर्किल में आप क्वालिफाई की और कोई और सर्किल स्विच करना चाहते हैं, तो वो आप नहीं कर सकते हैं, ये बात को याद रखिएगा। और तो इसमें कुछ खास दिया नहीं है, मैंने लगभग चीजें आपको सीबीओ के रेस्पेक्ट में बता दिया है। और जहां तक बात होती है सैलरी की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा मोटिवेशन तो यहीं से आता है। और आप लोग ऑलरेडी बैंक में काम कर रहे हैं तो सैलरी वगैरह तो जान ही रहे होंगे, ऊपर से ये वेज रिवीजन भी होने वाला है, तो फिर सैलरी और बढ़ेगी। लेकिन अभी जो सैलरी आपको मिलेगी वो 36,000 प्लस
टू हाइक मिलेगा इस पर। 2 साल के एक्सपीरियंस के लिए आपको 2 हाइक मिलेगा। तो कुल मिला के मान के चलिए भाई 36 प्लस 2 हाइक, उसके बाद आप देख सकते हैं सैलरी क्या मिलेगा। सैलरी वगैरह क्या बताऊंगा, आप बैंक में काम कर रहे हैं तो समझ में आ ही गया होगा कि 60 से 70 के बीच में रहेगा। उसके बाद तो यही सारी चीजें हैं। सीबीओ को लेकर के बहुत अच्छी वैकेंसी है। 5200 वैकेंसी, 5300 के आसपास वैकेंसी मान लीजिए। तो अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट हैं और ठीक ठाक तैयारी आप आज से भी शुरू करते हैं तो कंफर्म मानिए आप सीबीओ आसानी से निकाल लेंगे, क्योंकि ये पीओ के रेस्पेक्ट में तो इजी है, ये बात मैं कहूंगा। लेकिन थोड़ा सा बैंकिंग के सेक्टर में, जो बैंकिंग नॉलेज और जनरल में जाएंगे तो उसमें थोड़ा सा हार्ड के मतलब अप टू डेटेड क्वेश्चन, आरबीआई जो लेटेस्ट अपडेट्स ला रही है, जो उसके सर्कुलर है, उस पर जानकारी आपको होनी चाहिए। तो ये चीजें हैं। तो एसबीआई में स्विच करने का, अगर आप प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं और गवर्नमेंट बैंक्स में आना चाहते हैं एसबीआई में, या फिर आप नेशनलाइज बैंक में जैसे कि आईबीपीएस के थ्रू आप सिलेक्टेड हुए हैं, आरआरबी में है, और एसबीआई में आपका सपना है कि हम एसबीआई में आए, तो एसबीआई में आने का ये सुनहरा मौका है, इसको अपने हाथों से जाने ना दे। और इसको लेकर के क्लासेस के बारे में बता देता हूँ कि इस पर रीजनिंग, इंग्लिश और बैंक चारों सेक्शन के जो है एक एक वीडियो मैं आपको रोज तो नहीं डाल पाऊंगा क्योंकि उतना समय नहीं होता है, लेकिन बैंकिंग और जनरल अवेयरनेस, जनरल बैंकिंग रूल वाला और जो आरबीआई के अपडेटेड सर्कुलर है उस पर मैं अल्टरनेट डेज पर आपको वीडियो दूंगा, और साथ ही साथ रीजनिंग और मैथ पर भी अल्टरनेट वीडियोस दूंगा। तो आपको एग्जाम की तैयारी में इस तरह से अब लग जाना है। ये सुनहरा मौका है, दिसंबर का समय है, लगभग 1 महीना से 40 दिन का समय मान लीजिए आपके पास है, तो 40 दिन मोर देन एनफ, यू कैन इजिली क्रैक एसबीआई सीबीओ। जब मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं, ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। और अगर आपको कहीं कोई दिक्कत हो फॉर्म फिलअप करते समय, या एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग, या एग्जाम की प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आगामी सीबीओ के रेस्पेक्ट में आपको लगातार वीडियो मिलता रहेगा। धन्यवाद।